नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिडथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये हमारा एक्टिंग कोर्स का लेसन नंबर है 36 और उसका है भाग 2। आज हम फिर इसी विषय पे बात करेंगे कि अभिनय में योग का क्या महत्व है। अभिनय में सांस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सांस की लय, सांस का भीतर जाना बाहर आना हमारे शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक हृदय में बसती है। संवेदनाओं के द्वारा इस लय को अनुभव करके आंतरिक संवेदनशीलता और जागरूकता को जगा सकते हैं। सांस की गतिविधि को देखना और विभिन्न शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ताकतें उस पर कैसे काम करती है उसका अध्ययन करना इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे अपने अनुभव को सेंस करते हैं, कैसे वी कैन कैच होल्ड ऑफ अवर एक्सपीरियंसेस। अपने आप को सुनना, अपने ध्यान को बढ़ाना ताकि हम शरीर के अंदर हो रहे संवेदी प्रभाव, इम्प्रेशंस को सुन सकें। इसके लिए हमें दो दिशाओं में एक साथ ध्यान देना सीखना होगा। पहले बाहरी स्थितियों और बाहरी दुनिया के हमारे कार्य, दूसरे अंदर की दुनिया के हमारे विचार, भावनाएं, अंदर की दुनिया की संवेदनाएं। जब हम एक साथ बाहर भीतर की दुनिया को देखना सीख जाते हैं तब हम अपनी छवि, अहम यानी मैं से बाहर आ सकते हैं। भीतर से लगातार आने वाली सूचनाएं को सुनते रहना आसान नहीं है। वह तभी हो सकता है जब मन का भूत भविष्य में भागना रुक जाए, राग द्वेष से भी वह मुक्त हो जाए, वर्तमान की वास्तविकता में वह रहने लग जाए। सांस की प्रणाली शरीर की अधिकांश संवेदनशील तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है। अतः किसी भी तरह का उद्दीपन, उत्तेजना किसी भी संवेदना संकेत से आता है तो उसका सीधा असर सांस की गति या उसकी ताकत पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बेहद सुंदर चीज देखें तो सांस कुछ देर के लिए रुक जाती है, जबकि दर्द, तनाव या दबाव में सामान्य तौर पर सांस की गति बढ़ जाती है। गुस्से में आदमी भीतर बहुत कम सांस लेता है लेकिन बहुत ज़्यादा सांस बाहर निकालता है। गुस्से में आदमी अंदर की तरफ बहुत कम सांस लेता है बल्कि ज़्यादा सांस बाहर निकालता है। व्यक्ति के पूरे शरीर में तनाव पैदा हो जाता है, खास तौर पर जबड़े, छाती, हाथों में भय से सांस तेज चलने लगती है, नियमित हो जाती है, उसकी गहराई भी कम हो जाती है, अधीरता में छोटी झटके से और असंगत सांस आती है। यहाँ तक कि बोरियत के समय भी हम निर्जीव सांस लेते हैं। छाती में तनाव महसूस होता है, दिल मानो ऊपर को चला आ रहा है, अपराध बोध में घुटी सांस आती है। यहाँ तक कि बोरियत के साथ भी हम निर्जीव सांस लेते हैं, कम सांस लेते हैं, हमें बहुत कम संवेदन होते हैं। अतः स्पष्ट है कि ताकतवर नकारात्मक भावनाओं के समय हम शरीर के विभिन्न हिस्सों को संकुचित करके सांस के प्रभाव को रोकते हैं ताकि अनुभूति के लिए जो ऊर्जा उपलब्ध हो सके उसे कम कर सकें। लेकिन आनंददायक भावनाओं के समय हम सांस के प्रभाव की अवधि को बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा ऊर्जा भीतर ले सकें और ज़्यादा अनुभूत कर सकें। प्रेम, दयालुता, सहानुभूति आदि सकारात्मक भावनाएं भी गहरी, आरामदायक सांस से जुड़ी हैं। इसके साथ ही एक खुली ऊर्जा से भरी स्वीकृति की अनुभूति पूरे शरीर में अनुभव होती है। सांस के साथ अन्य ऊर्जा का ग्रहण, सांस लेने की प्रक्रिया में केवल ऑक्सीजन ही भीतर नहीं जाती लेकिन दूसरी कई प्रकार की ऊर्जा भी हमारे अस्तित्व में प्राण डालती है। आज विज्ञान मानता है पृथ्वी का वातावरण विद्युत आवेगों से भरा हुआ है जिन्हें आयंस कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आयंस प्राणों का स्वरूप ही हैं। आयंस धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित परमाणु या अणु के हिस्से होते हैं। ऋणात्मक आयंस लगभग शुद्ध ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो स्वाभाविक रूप से हमारे वातावरण के साथ सूर्य ऊर्जा के परस्पर इंटरैक्शन से बने होते हैं। साथ ही ब्रह्मांड के हिस्से, बिजली,
तूफान, हवा, वाष्पीकरण यानी पानी की गति और निचले स्तर के रेडियो एक्टिविटी जो पृथ्वी से आती है भी इन्हें बनाने में भूमिका निभाते हैं। हजारों वैज्ञानिक रिपोर्ट में दिखाया गया कि आयंस, खास तौर पर ऋण आवेशित, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के साथ होते हैं, वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। फेफड़ों में ऋण आयंस की उपस्थिति से ऑक्सीजन का रास्ता हवा से सेल की झिल्ली से निकलने में लाभदायक होता है और ऑक्सीजन ज़्यादा प्रभावी तरीके से रक्त द्वारा शोधित कर ली जाती है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में भी आसानी होती है। ऋणात्मक मस्तिष्क के सीरोटोनिन को बढ़ा देते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा विश्राम से संबंधित हैं। शोधों से, खोज से यह भी प्रमाणित हो चुका है कि ऋणात्मक आयांश लगातार घटते रहते हैं। प्रदूषण, एयर कंडीशनर, बंद स्थान, सीमेंट की बिल्डिंग्स, कृत्रिम रूप से तैयार किए गए विद्युत फील्ड्स, जंगलों का कटना आदि कई कारणों से प्राकृतिक वातावरण, नदी, पहाड़, जंगल आदि के जितना हम करीब जाएंगे उतना ही ये ऋण आवेशित आयंस ज़्यादा मिलेंगे। इन ऋण आवेशित आयंस के महत्व को पहचाना जाने लगा है। कई एयर कंडीशनर के प्रचार में लिखा होता है, इनसे ऋण आयंस भी निकलते हैं। सांस की सजगता के बढ़ने से उसकी लय ठीक होती है और ऋण आयंस भी ज़्यादा ग्रहण कर पाते हैं। योगियों ने अपने पहले अनुभव से इसे पहचाना और कहा कि प्रकृति स्वभाव से शांत होती है तथा उसके निकट रहकर ध्यान साधना अच्छी होगी और जल्दी सिद्ध होगी। शांत प्राकृतिक वातावरण तुरंत उसके पास गए व्यक्ति को भी शांत कर देता है। प्रकृति की गोद में व्यक्ति बहुत जल्द ही अपने अंदर के वातावरण को समझने में सक्षम हो जाता है। यही कारण है कि सभी ऋषि महात्मा अपने आप को अनुभव करने के लिए शांत प्राकृतिक वातावरण में गए, अपने अंदर की समस्थिति को पहचाना, हर विपरीत परिस्थिति में उस पर बने रहने की योग्यता पाई, फिर समाज में लौटकर उस ज्ञान को बांटा ताकि सामाजिक जीवन जीते हुए भी मनुष्य कैसे राग द्वेष से कम विचलित हो। ऐसी स्थितियों से अभिनेता को भी गुजरना पड़ता है। अगर वह बहुत व्यग्रता से जानने और समझने के लिए रोजाना 1 से 2 घंटे किसी बड़े बगीचे में गुजारे तो उसे प्रकृति की विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलेगी। उसे बगीचे में उपलब्ध अलग अलग प्रकार के पेड़ों का अध्ययन करने और देखने के लिए एकाग्रता से प्रयास करना होगा। पेड़ों की बनावट, पेड़ों की पत्तियां, पेड़ों के तने, पेड़ों की डगालें, टहनियाँ, यह सब देखने के पश्चात अगर वह बगीचे में लगाई गई धूप को देखेगा और समझने की कोशिश करेगा तो यहाँ भी उसे कई प्रकार की जानकारियाँ मिलेंगी। फिर उन्हीं जानकारियों को अगर वह अपने अभिनय में आत्मसात करेगा तो निश्चय ही उसे अभिनय में प्रवीणता हासिल होगी। राजयोग और हठ योग की साधना के लिए शुरू में कुछ दिन प्राकृतिक वातावरण में रहना ही होगा, अन्यथा कभी भी हम अंदर के वातावरण को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। यह समय 1 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच कुछ भी हो सकता है, यानी 1 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच आपको प्रकृति के आंगन में, प्रकृति के नज़दीक, प्रकृति के समीप अपने आप को स्थिर रखना होगा। नाक भीतरी दुनिया का दरवाज़ा है। जितना सांस के बारे में जानना जरूरी है उतना ही नाक के बारे में जानना। वैसे तो नाक का मुख्य काम भीतर जाने वाली हवा को साफ करना और कंडीशनिंग करना है। रोज़ लगभग 500 क्यूबिक फीट हवा को नाक प्रोसेस करती है, जो एक छोटे कमरे की पूरी हवा के बराबर है। फेफड़ों को 75 से 80% नम हवा चाहिए। नाक एक दिन में 1 लीटर नमी पैदा करती है, जो चिपचिपा म्यूकस होता है और हवा को गर्म भी करता है। लेकिन सांस लेने के तरीके व भीतर जाने वाली वायु की गुणवत्ता हमारी भावनाओं और संवेदनाओं पर गहरा प्रभाव डालती है। जब सांस उखड़ी हो और मन भी व्यथित हो, उत्तेजित रहता हो, तो श्वास के नियंत्रण से मन भी शांत और स्थिर रहता है। बंद नाक के कारण हृदय की गति में गिरावट आ जाती है। इसका असर रक्त संचार पर भी पड़ता है तथा ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा पड़ती है। इससे शरीर में प्रवाहित लसिका, लिम्फेटिक फ्लूइड गड़बड़ाती है, रक्त का क्षारीय संतुलन बिगड़ता है और उसमें क्लोराइड और कैल्शियम का जमाव बढ़ता है।
हमारे नासिका द्वार में जितनी संख्या में स्वनियंत्रित तंतु हैं, केंद्रीय नाड़ी संस्थान में कहीं भी पाए जाने वाले तंतुओं से 20 गुना अधिक हैं। इसलिए हमारी नाक को स्वनियंत्रित नाड़ी संस्थान को चार दीवारी करने वाला कहा जाता है। वैज्ञानिक शोधों ने यह सिद्ध कर दिया है कि शरीर के अनेक ऐच्छिक तथा अनैच्छिक कार्यों का श्वास से सीधा संबंध होता है। क्योंकि सांस का संबंध नाक से है, इसलिए नाक का इन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नाक के मार्ग में जो महीन स्नायु होते हैं, उनका सीधा संबंध हमारे अंतरंग अंगों, उत्सर्जन अंगों तथा जननांगों से होता है। हमारी अव्यवस्थित, अस्वाद, त्रुटिपूर्ण सांसों से हमारे शरीर के किसी भी अंग के कार्यों में व्यवधान उपस्थित हो सकता है। ठीक इसके विपरीत यदि इन अंगों में कहीं कोई गड़बड़ी पैदा हो जाए तो उसका विपरीत प्रभाव हमारे सांस पर पड़ता है। हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है, हिचकी, दमा, खांसी, सिर दर्द, कान तथा आंखों का दर्द तथा अन्य दूसरी बीमारियां श्वास की गड़बड़ी से उत्पन्न होती हैं। जब श्वास द्वारा ली गई वायु नाक के मार्ग में संपर्क में आती है तो नाक की महीन झिल्ली में स्थित अनुसंधानक मस्तिष्क को प्रेरणा ऊर्जा प्रेषित करते हैं। योग में कहा गया है कि नाक से ली गई तथा छोड़ी जाने वाली वायु को व्यवस्थित कर आप शरीर तथा मन के कार्यों को विकसित तथा नियंत्रित कर सकते हैं। इससे शारीरिक, मानसिक एवं प्राणिक क्रियाओं में ऊर्जा पर वांछित नियंत्रण स्थापित करने में बड़ी मदद मिलती है। नाक की सूंघने की शक्ति बड़ी विलक्षण है। नाक की छत पर एक पीले भूरे रंग का टिश्यू का टुकड़ा होता है जो पोस्टेज स्टैम्प से भी छोटा होता है। हर टुकड़े में लगभग 1 करोड़ रिसेप्टर सेल होते हैं। 6 से 8 नन्हे संवेदनशील बाल हर सेल से निकले होते हैं। यह उपकरण मस्तिष्क से जुड़ा होता है जो उससे केवल 3 सेंटीमीटर दूर होता है। यह स्पष्ट नहीं कि गंध की पहचान कैसे होती है, लेकिन एक थ्योरी के अनुसार गंध के अणु अलग अलग प्रकार के होते हैं जिन्हें पहचान कर एक विद्युत पैदा होती है और विद्युत संकेत मस्तिष्क तक जाता है जिसे वह पहचान लेता है। योग के कुछ विद्वानों का मानना है कि सूंघने की शक्ति का संबंध मूलाधार चक्र से है जो ऊर्जा का केंद्र है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा का भी अधिष्ठान माना जाता है। मूलाधार को जागृत करने के लिए जो यौगिक अभ्यास करते हैं उसे नासिकाग्र दृष्टि कहते हैं। नाक के अगले हिस्से को नासिका पर प्रतिदिन कुछ समय दृष्टि एकाग्र करने से सूक्ष्म गंध की अनुभूति होती है। यद्यपि नासिकाग्र दृष्टि एक भौतिक प्रक्रिया है, तथापि यह अभ्यास हमें सूक्ष्म तम तरंगों के प्रति ग्रहणशील तथा संवेदनशील बनाने में बड़ा सहायक होता है। इससे कुंडली जागरण में भी बड़ी सहायता मिलती है। नासिका की झिल्लियों में शरीर के कम संवेदनशील क्षेत्रों से 20 गुना अधिक तंतु होते हैं, जिनका हाइपोथैलेमस तथा लसिका लिम्फ तंत्र से गहरा संबंध होता है। नाक की श्लेष्मा झिल्ली के संपूर्ण क्षेत्र को स्वचालित तंत्रिका तंत्र के एक विशिष्ट अंग के रूप में परिभाषित किया है। इसका तात्पर्य है कि यह उत्तेजना, तनाव और विश्रांति जैसी विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक अवस्थाओं में प्रतिक्रिया दिखाता है। स्वचालित तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के 2 घटक होते हैं जिन्हें अनुकंपी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और परानुकंपी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इन दोनों के बीच एकांतर संबंध होता है। जब एक सक्रिय होती है तो दूसरी निष्क्रिय रहती है। यौगिक शब्दावली में इन्हें इड़ा और पिंगला कहते हैं। पिंगला नाड़ी ही अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है जो उत्तेजना, क्रोध आदि के लिए उत्तरदायी है। इसके विपरीत इड़ा नाड़ी जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र ही है, विश्रांति प्रदान करती है। हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है कि दाहिना नासा छिद्र पिंगला नाड़ी से तथा बायां नासा छिद्र ईड़ा नाड़ी से संबद्ध है। मस्तिष्क 2 गोलार्धों में बटा हुआ है जिनमें दाहिना और बायां गोलार्ध कहते हैं। मस्तिष्क का दाहिना गोलार्ध शरीर के बाएं भाग को तथा बायां गोलार्ध दाहिने भाग को नियंत्रित तथा संचालित करता है। हमारे शरीर में ईड़ा नाड़ी का संबंध दाहिने गोलार्ध से है तथा पिंगला का संबंध बाएं गोलार्ध से होता है। मस्तिष्क का दाहिना गोलार्ध ध्वनि प्रकंपनों पर के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। मस्तिष्क का दाहिना गोलार्ध
ध्वनि प्रकंपनों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। ऐसे अनुभव जो बाहरी इंद्रियों द्वारा बोधगम्य नहीं होते, यह उनके प्रति भी ग्रहणशील होता है तथा इनका विश्लेषण करता है। यह आत्मिक और अतीन्द्रिय दर्शन तथा अनुभवों के लिए उत्तरदायित्व तो है। व्यक्ति में सृजनात्मक, ललित, कलात्मक तथा संगीत की रुचि और क्षमता विकसित करने में भी बड़ा सक्षम माना जाता है। इसके विपरीत मस्तिष्क का बायां गोलार्ध पिंगला नाड़ी से संबंधित होता है। यह व्यक्ति में तार्किक, गणितीय और विवेचनात्मक क्षमता उत्पन्न करने वाला होता है। यह सूचनाओं को तार्किकता तथा गुणवत्ता के आधार पर क्रमबद्ध करता है। नाड़ियों से संबद्ध ये दो गोलार्ध दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को नियमित और नियंत्रित करने वाले होते हैं। ऊपर लिखी सभी बातें यह सिद्ध करती हैं कि नाक का हमारे भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक मनोदशाओं के ऊपर सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है। अभिनेता के लिए नाक का महत्व योगी से भी ज़्यादा है, क्योंकि उसे मंच पर दर्शकों के सामने नाटक के चरित्र को निश्चित समय सीमा में अभिनीत करना होता है। नाक बंद होगी तो आवाज़ की गुणवत्ता बदल जाएगी, सांस के आवागमन में भी बाधा पड़ेगी, भावनाओं के प्रदर्शन में परेशानी आएगी। सांस की लय के गड़बड़ाते ही शरीर का भीतरी वातावरण भी गड़बड़ जाएगा। ऐसे में अभिनेता के लिए सहज अभिनय करना मुश्किल हो जाएगा। ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के संबंध में एक विशिष्ट बात यह है कि एक समय में एक ही नाड़ी अधिक सक्रिय रहती है। यह समय 90 मिनट के लगभग होता है और अतः 90 मिनट तक मस्तिष्क का भी एक ही भाग अधिक सक्रिय रहता है। लेकिन अभिनेता को मंच पर अभिनय करने के लिए दोनों नाड़ियों का समान रूप से सक्रिय होना आवश्यक है, ताकि शरीर और मन पूरी चैतन्यता के साथ एक दूसरे के सहयोग से कार्य करें। इसमें राजयोग का अभ्यास बहुत ही मददगार है। तो मित्रों, ये था हमारा 36वें एपिसोड का दूसरा भाग। अब हम हमारे इस 36वें पार्ट के दूसरे भाग को यही समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे हम 36वें एपिसोड के तीसरे भाग में, जिसमें हम पुनः चर्चा करेंगे अभिनय में योग के महत्व के बारे में। मैं चंद्रशेखर बिरतरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।